पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है कि जो भी हम बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हर एक वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर आ जाता है। तो हम जो भी सेंटेंस बोलते हैं सुबह से लेकर शाम तक पूरी ज़िंदगी, हमने जितने भी सेंटेंसेस बोले, अगर उन सेंटेंसेस के को अलग अलग शब्द में हम विभाजित कर दें, उन्हें डिवाइड कर दें, तो वो सिर्फ 8 ही पार्ट में डिवाइड होंगे। वो 8 पार्ट हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 ही वर्ड हैं, ये 8 ही हैं। सबसे पहले आता है दैट इज नाउन, जिसे हम संज्ञा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है नेमिंग ऑफ द वर्ड। किसी भी शब्द का नाम नाउन होता है। कहते हैं किसी भी शब्द का नाम नाउन है। तो ये तो हुआ नाउन की डेफिनेशन, लेकिन ये काम क्या करता है इंग्लिश में? ये काम करता है सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट का काम करने का। सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट की ज़रूरत है तब नाउन आएगा, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तब नाउन आएगा, कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत है तब नाउन आएगा। तो इन तीनों का काम ऑब्जेक्ट करेगा, सॉरी नाउन करेगा। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का काम कौन करता है? नाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है? तो भाई पहले मैं इनकी एक ओरली छोटी छोटी डेफिनेशंस क्लियर कर रहा हूँ, फिर हम डिटेल्स में भी आएंगे, है ना। प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन को अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करें हम, तो देखिए यहाँ पे कहता है प्रो प्लस नाउन। तो प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, और नाउन का मतलब होता है के स्थान पर। तो क्या हुआ? नाउन के स्थान पर। तो जो वर्ड नाउन के स्थान पर आए वो प्रोनाउन। मतलब कि सुबह से लेकर शाम तक हम जितने भी सेंटेंसेस बोलते हैं वो सेंटेंसेस बेसिकली 8 पार्ट में डिवाइड ही रहे हैं। जो 8 पार्ट हैं वो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो उनमें सबसे पहले आता है नाउन। नाउन का डेफिनेशन है वो है नेमिंग ऑफ द वर्ड। किसी भी शब्द का नाम नाउन है, जिस चीज़ का नाम है वो नाउन है। तो ये तो फिर एक हवाओं में डेफिनेशन हुई। बाकी ये है कि इसका काम क्या है। जो काम है वो प्रैक्टिकल है, एकदम प्रैक्टिकल बात। ये एब्स्ट्रैक्ट हुआ। अब जो इसका काम है वो एकदम कॉन्क्रीट है। जैसे अब ये काम जो करता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी तो नाउन चाहिए, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी तो नाउन चाहिए, कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होगी तो नाउन चाहिए। तो फिर यहाँ पर बात आती है कि जी चलो जी नाउन तो ये काम करता है, तो भाई यहाँ पर तो ये बात है कि जो प्रोनाउन भी जी यही काम करता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना और कॉम्प्लीमेंट बनना, प्रोनाउन भी यही काम करना है। लेकिन फिर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। क्या कि प्रो प्लस नाउन। तो प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा। तो मतलब संज्ञा के स्थान पर जो शब्द है। मतलब ये काम क्या करता है? काम करता है इट अवॉइड्स द रिपीटिशन ऑफ ए नाउन। ये नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करता है। नाउन की जो नाउन अगर सेंटेंस में रिपीट हो रहा है तो उस नाउन की रिपीटिशन की जगह पर हम क्या लगा देते हैं? प्रोनाउन। नाउन को रिपीट ना करके उसके स्थान पर जो वर्ड लगाते हैं वो प्रोनाउन होता है, वो प्रोनाउन होता है। ठीक है। तो जैसे अगर नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर रिपीट हो रहा है तो आपको सब्जेक्ट के स्थान पर ही हमें एक प्रोनाउन देना पड़ेगा। नाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पर रिपीट होता है तो हमें प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और अगर कॉम्प्लीमेंट हमारा रिपीट हो रहा है तो हमें कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर भी प्रोनाउन ही देना पड़ेगा। ये है। तो नाउन और प्रोनाउन एक ही काम करते हैं। पूरी इंग्लिश में नाउन और प्रोनाउन एक ही काम करते हैं। क्या? सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना और कॉम्प्लीमेंट बनना, ये 3 काम करते हैं। ठीक है। एडजेक्टिव क्या हुआ? एडजेक्टिव क्वालिफायर है। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव कहता है कि जो सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन है ना, नाउन प्रोनाउन की जो डिटेल्स होती हैं, चाहे छोटी या बड़ी, चाहे एक शब्द में या शब्दों का समूह, नाउन प्रोनाउन की जो डिटेल्स है कि वो अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है ना, तो उसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्स बताने वाला वर्ड जो होता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव को क्वालिफायर कहते हैं। ये बताता है कि इट क्वालिफाई, से क्वालिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है किसी नाउन को और या फिर प्रोनाउन को। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में दी गई उसकी डिटेल्स कि वो अच्छा है, बुरा है, बड़ा है, छोटा है ना, तो उसके बारे में कि कितना है, कितनी है, नाउन के बारे में जितनी भी डिटेल्स होंगी वो सारी की सारी एडजेक्टिव्स होंगी। ठीक है। वर्ब क्या है? ये एक्सप्रेस करता है टाइम, कि जिस वर्ड से हमें टाइम पता चल जाए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जिस वर्ड से हमें स्टेट पता चल जाए कि स्टेट पता कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और इवन जिससे एक्शन पता चले कि आना जाना, खाना पीना, हंसना रोना, और एक वर्ड और है पोजेशन, जिससे हम मतलब मालिकाना हक बताएं। तो जिन शब्द से ये सब रिप्रेजेंट होता है, 3 तो टाइम, स्टेट और एक्शन, और चौथा पोजीशन, जिससे ये 4 चीज़ें, जिस वर्ड से चारों में से कोई एक चीज़ भी पता चलेगी वो वर्ड वर्ब होता है।
ये उसका ये काम है, हर किसी के अपने अपने काम है। तो एडवर्ब क्या है, एडवर्ब भी क्वालिफायर है। तो ये क्या करता है, ये डिटेल्स मतलब एनहांस करता है, या ऐसे ही समझ लो एडजेक्टिव जिस तरह से नाउन प्रोनाउन की डिटेल्स देता है, तो वो कहता है उसी प्रकार से एडवर्ब वर्ब की डिटेल्स, एडजेक्टिव की डिटेल्स, या एडवर्ब की जो पहले से ही एडवर्ब है, एडवर्ब की जो डिटेल्स होती हैं वो हमारी एडवर्ब होती हैं। तो ऐसे मान लो कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और जो एडवर्ब है वर्ब, एडजेक्टिव और सेंटेंस में आया कोई दूसरा एडवर्ब इनकी विशेषता बताता है, इनके मीनिंग में कुछ ऐड करता है। ये भी क्वालिफायर है, एडजेक्टिव भी, लेकिन दोनों का क्राइटेरिया अलग है। प्रीपोजिशन क्या है, नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर, ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर ये नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस में आए वर्ब और एडजेक्टिव से क्लियर करता है, वर्ब और एडजेक्टिव से उनका रिलेशन बताता है। तो कहता है इट शोज रिलेशन, ये रिलेशन बताता है, रिलेट करता है बिटवीन दो चीज़ों को, टू वर्ड्स, कि दो शब्द या दो फ्रेज होते हैं, या उनको मतलब ऐसे समझ लो, यहाँ पे टू वर्ड्स जो लिखे वो वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, एडजेक्टिव और वर्ब, वो एडजेक्टिव और वर्ब, और दूसरा नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन एडजेक्टिव और वर्ब से बताता है। ये आगे डेफिनेशन में क्लियर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। कंजंक्शन क्या होता है, समायोजक जिसे कहते हैं। इट कनेक्ट्स, देखो जो प्रेपोजिशन है ना, तो इट शोज रिलेशन, ये रिलेशन बताता है और ये जोड़ता है। कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है, दो शब्दों को, दो सेंटेंस को, दो फ्रेज को, दो क्लोज को। तो दो शब्दों को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, दो फ्रेज को जोड़ेगा, दो क्लोज को, लेकिन वो सब जो होते हैं ना टुगेदर, इन सबको जोड़ता है ऑफ द सेम कैटेगरी। सेम कैटेगरी का मतलब जिन दो चीज़ों को जोड़ेगा, जैसे दो शब्दों को जोड़ रहा है तो दोनों शब्द ही होने चाहिए, उनमें एक शब्द और एक सेंटेंस हुआ ना तो गलत है। जिन दो सेंटेंस को जोड़ेगा ना तो वो दोनों सेंटेंस होने चाहिए, एक सेंटेंस और दूसरा फ्रेज हो तो गलत है। जिन दो फ्रेज को जोड़ेगा तो दो फ्रेज ही होने चाहिए, एक फ्रेज एक क्लोज होगा तो एरर हो जाएगा। तो दोनों सेम कैटेगरी के होने चाहिए, मतलब दो सब्जेक्ट जुड़े तो दो सब्जेक्ट होने चाहिए, एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट तो गलत, और दो ऑब्जेक्ट जोड़ रहा है तो दोनों ऑब्जेक्ट, फिर वही एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट तो गलत हो जाएगा। इंटरजेक्शन क्या होता है, सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड, जब स्पीकर कोई बात की उसके सामने कोई सिचुएशन आती है और वो उस सिचुएशन को बड़ा हैरानी से, खुशी से और दुख से जब रिप्रेजेंट करता है तो उन शब्दों को हम इन इंटरजेक्शन वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप के। तो जब हम आगे करेंगे तो उसके अंदर इन सब की डिटेल्स दी हुई है कि हाँ, इनको जब वो रिप्रेजेंट करता है, जब अपनी फीलिंग्स रिप्रेजेंट करता है तो इन शब्दों को पहले यूज़ करता है। ठीक है, तो क्या बताता है, ये बताता है इट शोज द सडन फीलिंग्स ऑफ द माइंड ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के माइंड की सडन फीलिंग्स, जिसके लिए वो पहले से तैयार नहीं था, कोई सिचुएशन आई तो एकदम उसके मन से वो शब्द निकले। इन 8 वर्ड्स के अलावा, तो 8 तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई है भाई, ये तो 8 तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, तो ये 8 तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। तो कहता है इन 8 वर्ड्स के अलावा आप 3 वर्ड्स और याद करें। 3 वर्ड्स कौन कौन से, एक तो आर्टिकल्स, दूसरा पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव डिटरमिनर, और तीसरा जो हो जाएगा डिटरमिनर्स। प्रेपोजिशंस तो हम ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं, तो बाकी ये बता दें कि प्रेपोजिशंस ये होती हैं, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। बस इन 8 के अलावा ये 3 और आपको माइंड में रखने हैं कि आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द, पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव डिटरमिनर्स होते हैं ये सब। तो पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव डिटरमिनर क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर क्या होते हैं, ये नाउन के ऊपर अपना मालिकाना हक बताते हैं, है ना, नाउन के ऊपर अपना मालिकाना हक बताते हैं। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये बताएगा पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव डिटरमिनर। जैसे माई है, माई के साथ मैं हाउस लिख दूँ, माई हाउस, तो इसका मतलब क्या होगा कि माई का हाउस के ऊपर पोजीशन है, अधिकार बता रहा है, तो अधिकार को कहते हैं पोजीशन, तो वो इसी से बना पजेसिव। तो ये सब अपना पोजीशन बताते हैं किसी नाउन के ऊपर। तो एक छोटा सा पॉइंट ये है, अगर नाउन के साथ एपोस्ट्रोफियस लगता है, जैसे कि लिखा हमने राम्स, तो नाउन के ऊपर एपोस्ट्रोफियस लगता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, उसे पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैंने बोला माई हाउस, तो माई की जगह अगर मैं राम लिख दूं तो राम्स हाउस, तो हाउस किसका है, राम का, तो हाउस क्या हुआ, नाउन, तो नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, तो अब वो राम्स जो हो जाएगा वो हाउस की डिटेल्स हो जाएंगी, हाउस का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, तो इसलिए वो एडजेक्टिव हो जाएगा, उसे पजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे। तो राम्स जो होगा वो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा हाउस से पहले आकर। ये सारे वर्ड्स डिटरमिनर्स होते हैं हमारे। सम, एनी, मैनी, अ लॉट ऑफ, मच, सच, नो, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, एनफ, सफिशिएंट, हाफ। हाफ के बाद ये क्या लगा दिया मैंने, मी, ये गलत आ गया वर्ड है ना, हाफ के बाद मी तो कुछ बनेगा ही नहीं।
हाँ, तो ऑल, होल, फ्यू, ए फ्यू, अलॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सेम। तो ये जो सारे वर्ड्स होते हैं, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं, ये सारे के सारे डिटर्मिनर्स हैं, सारे के सारे वर्ड्स डिटर्मिनर्स हैं, ठीक है। अब प्रेपोजिशन आपको पता ही है, लेकिन किसी भी चीज़ को याद नहीं करना है आपको। इनमें से ऐसे किसी भी वर्ड को याद नहीं करना है कि ये इन होता है, ये ऑन होता है, ये एट होता है, क्योंकि चीज़ें बदल भी जाती हैं। लेकिन माइंड में तो रखना है ना कि यार ये प्रेपोजिशंस भी होता है, ये डिटर्मिनर्स भी होते हैं, ऐसे याद रखना है ना। तो ये मैंने अभी आपको ओरल डेफिनेशन दिया। अब इनको हम डिटेल्स में करते हैं बेटा, अब इनको हम डिटेल्स में करते हैं। आता है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज ए नाउन, कि भी सेंटेंस में मैं नाउन को पहचानूं कैसे, क्योंकि जब नाउन को पहचानूंगा तभी तो मैं पहचान पाऊंगा कि इससे पहले एडजेक्टिव लगेगा। अगर मैं एडजेक्टिव को इसके बाद रख दूं तो फिर अब मुझे कैसे पता चल, जब मुझे ये पता होना चाहिए कि नाउन है और एडजेक्टिव उसके बाद नहीं आएगा, तो मैं एरर तो तभी फाइंड आउट करूंगा ना जब मुझे पहले नाउन पता होगा, तभी तो मैं एडजेक्टिव भी समझ पाऊंगा। तो अब नाउन को कैसे रिकॉग्नाइज करें, तो उसने बोला नाउन कैन बी यूज्ड, नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। तो इसी बात को उसने यहाँ पर एक छोटे से पॉइंट में बताया कि नाउन 3 चीज़ का काम करता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे है कि राम हेल्प्स श्याम। तो अब इस सेंटेंस के अंदर जो हेल्प है वर्ब है, ये एक्शन है। एक्शन का सब्जेक्ट कौन है? राम। तो राम सब्जेक्ट है, तो भाई वो नाउन है। हेल्प हो किसकी रही है? शाम की। तो शाम क्या हुआ? शाम ऑब्जेक्ट है, तो मतलब वो नाउन है। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम, भाई किसी भी सेंटेंस में, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम नाउन करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई ये कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस, मतलब ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस, तो पहला डिफरेंस तो ये कि ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर वर्ब के एक्शन का इफेक्ट पड़े। अगर हेल्प हो रही है तो हेल्प किसकी हो रही है? हेल्प किसकी हो रही है? कह रहा है कि जी शाम की। तो यहां पर हेल्प का इफेक्ट पड़ रहा है शाम के ऊपर, ठीक है। राम ने अगर शाम को 10,000 रुपए दिए, तो यार 10,000 रुपए लेकर शाम कितना खुश हो रहा है, तो मतलब उसके ऊपर प्रभाव पड़ा ना। तो राम ने अगर शाम की हेल्प की तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक, मतलब ये सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को पूरा करते हैं। फिलहाल सब्जेक्ट मानो, सब्जेक्ट को पूरा करने वाला शब्द कॉम्प्लीमेंट होता है, और वर्ब के इफेक्ट को सहन करने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट होता है। फिर समझो कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वर्ब के इफेक्ट को सहन करने वाला वर्ड होता है, और कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को पूरा करने वाला होता है। तो सब्जेक्ट क्या है? शी। तो शी क्या है? शी डॉक्टर है। तो मींस इसके बीच में क्या आ गया? ये इज बी। तो बी का फॉर्म जो होता है वो इक्वल टू का काम करता है, तो आप इज हटाकर इक्वल टू लिखो। तो जो शी है वो डॉक्टर है, जो डॉक्टर है वो शी है, और शी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। तो शी क्या है? शी एक डॉक्टर है। तो बेटा इस सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है ना कि वो क्या है। लेकिन यहां पे आप ऐसे नहीं कह सकते जो शाम है वो राम है, जो राम है वो शाम है, ऐसे तो नहीं कह सकते। लेकिन यहां ऐसे कह सकते हो, शी है वो डॉक्टर है, और जो डॉक्टर है वो शी है, यहां ऐसे कह सकते हो। तो पॉइंट इज यहां पे शाम में और डॉक्टर में फर्क क्या है कि शाम ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये डू वाली वर्ब के एक्शन का इफेक्ट इस पर पड़ रहा है। तो जो वर्ब के इफेक्ट को सहन करता है वो ऑब्जेक्ट। और जो बेटा कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? पूरक। पूरक मतलब सब्जेक्ट को पूरा करने वाला। तो ये हमेशा तभी आएगा, कॉम्प्लीमेंट हमेशा तभी होता है जब बी वाली फॉर्म हो, मतलब जब इक्वल टू का सेंस आए सेंटेंस में। सेंटेंस में जब इक्वल टू का सेंस आएगा, इक्वल टू समझ रहे ना, इज हटाकर मैं इक्वल टू कर दूं, तो जब इक्वल टू का सेंस आएगा उस कंडीशन के अंदर, जब इक्वल टू का सेंस होगा उस कंडीशन के अंदर, तो जो बी वाली वर्ब के बाद जो भी वर्ड होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। ये डिफरेंस है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ गया हाउ टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। अब ये आगे देखो, तो मैंने एक डिफरेंस तो बता ही दिया था, दूसरा डिफरेंस अब यहाँ पर आएगा कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को कैसे पहचाने। तो पहले तो ये समझ लो, बी की फॉर्म के बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्योंकि ये इक्वल टू का काम करता है, तो ये सब्जेक्ट को पूरा करेगा। तो बी की फॉर्म के बाद आने वाला वर्ड कॉम्प्लीमेंट होता है, और डू और हैव के बाद आने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट होता है। ये इफेक्ट को बताता है कि भाई वर्ब का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, और ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या है। तो दोनों अलग चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्ट। फिर हमने आगे लिया कि रीना इज वोरेशियस। तो हमने रीना इज वोराशियस, जो वोराशियस जो है, वोराशियस कौन है जी? रीना है। तो रीना को डिफाइन कर रहा है, रीना इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है।
तो वोराशियस यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन यहाँ पर हैव वाली फॉर्म है, तो यहाँ पे भाई रमित किस चीज़ का मालिक है जी, हाउस का मालिक है। तो यहाँ पर वो ये नहीं बता रहा जो हाउस है वो रमित है, जो रमित है वो हाउस है, ऐसे नहीं बता रहा है, वो पूरा नहीं कर रहा है इसे। तो यहाँ पे भाई पोजीशन किसके ऊपर शो हो रहा है, हाउस पर, तो वर्ब का इफेक्ट तो इसी पर पड़ रहा है ना, क्योंकि पोजीशन तो इसी पर शो हो रहा है, हाउस पर, तो मीन्स ये ऑब्जेक्ट है। तो मतलब हैव वाली फॉर्म और जो ये डू वाली फॉर्म। कंस्ट्रक्ट क्या किया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट की जा रही है बिल्डिंग, तो मतलब कंस्ट्रक्शन का इफेक्ट किस पर पड़ा, बिल्डिंग पर। तो ये डू वाली वर्ब है, डू वाली वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है, या हैव वाली वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है, तो वो ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो भी वर्ड होगा वो ऑब्जेक्ट। लेकिन बी वाली वर्ड के बाद जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट होता है, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो यही बात ये कि बी वाली वर्ब है तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होगा, वो पूरा करेगा सब्जेक्ट को। डू और हैव के बाद जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, वो ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वर्ब के इफेक्ट को सहन कर रहा है, वर्ब के इफेक्ट को सहन कर रहा है। तो ये यहाँ पर खत्म हुआ। तो ये अगला मैं अगली स्लाइड ले लेता हूँ। अब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में एक डिफरेंस और देखो, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में एक डिफरेंस और देखो। पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, या ऐसे समझ लो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में एक और डिफरेंस, कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना, मतलब डू और हैव के बाद जो आता है, अगर किसी वर्ड को आप ऑब्जेक्ट कह रहे हो, फिर सुन लो दोबारा बोलना चाहूँगा, किसी भी वर्ड को आप ऑब्जेक्ट कह रहे हो तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रनाउन। क्योंकि अभी हमने बेसिक्स में नाउन और प्रनाउन के सामने मैंने लिखा कि नाउन और प्रनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। तो पॉइंट इज, अभी हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की, तो सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट का काम सिर्फ नाउन या प्रनाउन करेगा, कोई तीसरा वर्ड सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट की बात करें, पूरक, तो पूरक हमारे तीन चीज हो सकती हैं, नाउन भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, प्रनाउन भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, और एडजेक्टिव भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। लेकिन आप किसी एडजेक्टिव को ऑब्जेक्ट तो कह नहीं सकते। क्यों एडजेक्टिव को ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है वो सब्जेक्ट को डिफाइन करता है, वो ये बता देता है कि सब्जेक्ट क्या है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब के इफेक्ट को सहन करने वाला होता है। तो भाई ये एडजेक्टिव जो है वो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है किसी भी सेंटेंस में वर्ब के इफेक्ट को सहन करने वाला। तो दो अलग चीजें हैं ये। तो ऑब्जेक्ट का काम नाउन और प्रोनाउन करता है, ऑब्जेक्ट का काम नाउन और प्रोनाउन करेगा। तो भाई अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आप एडजेक्टिव लगा दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? तो फिर वहां पर एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं कॉम्प्लीमेंट होगा। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल में यही बात दोबारा बताता हूँ, यही बात दोबारा बता रहा हूँ एग्जांपल में। अभी सुनकर अगर थोड़ा कंफ्यूजन हुआ हो तो अभी जो मैं लिख कर दे रहा हूँ उससे क्लियर हो जाएगा। देखें, हमने लिखा द टीचर स्कोल्डेड अमन और हिम, कि टीचर ने जो है ना वो डांटा, किस किस को? अमन को भी डांटा, हिम को भी डांटा। तो अब स्कोल्ड मतलब डू की फॉर्म में एक्शन है, तो ये डू की फॉर्म है, तो डू की फॉर्म का इफेक्ट पड़ा किस पर? या तो अमन पर या हिम पर, भी दोनों में से एक लिखोगे। मैंने अमन लिखा मानो, तो अमन नाउन है, तो ये नाउन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि ये जो डांट पड़ रही है वो अमन को पड़ रही है, तो डांट का इफेक्ट तो अमन पर पड़ा। तो वर्ब का इफेक्ट जिस पर पड़ता है वो नाउन होता है और उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। या ऐसे मान लो कि वर्ब का इफेक्ट जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम नाउन कहते हैं। और वही बात वर्ब का इफेक्ट, अब अगर मैं अमन ना लिख के हिम लिख दूं, अगर वर्ब का इफेक्ट किसी प्रनाउन पर पड़ता है तो प्रनाउन भी ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट इज, ऑब्जेक्ट का काम सिर्फ दो ही वर्ड कर सकते हैं, या तो नाउन या प्रनाउन, तीसरा वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। या तो नाउन या प्रनाउन ऑब्जेक्ट होगा। तो भाई डू वाली फॉर्म के बाद जो आता है वो नाउन या प्रनाउन आता है, मतलब डू वाली फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। अब हमने कहा मिस्टर गुप्ता इज ए मैनेजर, तो अब मैंने यहाँ पे इज क्या है? बी की फॉर्म है। और अगर बी की फॉर्म है तो भाई बी की फॉर्म काम क्या कर रही है? तो बी की फॉर्म यहाँ पर इक्वल टू का काम कर रही है, कि जो मिस्टर गुप्ता है वही मैनेजर है, जो मैनेजर है वो मिस्टर गुप्ता है। तो पॉइंट इज, बी की फॉर्म के बाद जो ये मैनेजर आया, इसके ऊपर इस वर्ब का प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसके ऊपर इस वर्ब का प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म के बाद जो भी आता है, चाहे नाउन, चाहे प्रनाउन, चाहे एडजेक्टिव, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहां पर जो ये नाउन है ये कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि जो मैनेजर है ना वही मिस्टर गुप्ता है, तो यहां पे सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, इसलिए ये पूरक है। तो यहां पर माइन, दिस हाउस इज माइन, तो ये जो क्या कहते हैं इज, बी वाली फॉर्म के बाद प्रनाउन आता है और वो प्रनाउन कॉम्प्लीमेंट होगा। सेम कि भाई बी की फॉर्म के बाद जो आता है, कि बी की फॉर्म के बाद नाउन, प्रनाउन या एडजेक्टिव, तो यहाँ एडजेक्टिव आ गया, तो ये एडजेक्टिव है लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते आप इसे कि शी इज ब्यूटीफुल, कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। फिर बता दूं मैं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस। ऑब्जेक्ट वर्ब के इफेक्ट को सहन करता है और कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को पूरा करता है, ये समझ ले।
सब्जेक्ट को पूरा करने वाला वर्ड पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट, और वर्ब के इफेक्ट को सहन करने वाला वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के इफेक्ट को सहन करने वाला। नेक्स्ट द लास्ट, अभी हमने डेफिनेशन करा, मतलब कि नाउन क्या है भाई, सीख रहे हैं नाउन क्या है। तो फिर पहले ए पॉइंट किया, बी पॉइंट आ गया कि नाउन को कैसे पहचाने, हाउ टू रिकॉग्नाइज या हाउ टू आइडेंटिफाई ए नाउन। तो कहता है कोई भी शब्दों का समूह नाउन से शुरू हो, कोई भी शब्दों का समूह डिटर्मिनर से शुरू हो, कोई भी शब्दों का समूह पजेसिव एडजेक्टिव से शुरू हो, या कोई भी शब्दों का समूह आर्टिकल से शुरू हो, अगर इनसे कोई शब्दों का समूह शुरू होता है तो भैया जी उस शब्दों के समूह का अंतिम शब्द नाउन होता है। फिर समझ लो, इनके तुरंत बाद या शब्दों के समूह का अंतिम शब्द नाउन होता है और उसे हम फ्रेज कहते हैं। फिर समझ लो, फ्रेज जो शुरू होगा जनरली है ना, नॉट ऑलवेज, फ्रेज जो शुरू होगा इस बी पॉइंट के अनुसार या तो प्रेपोजिशन से शुरू होगा, या डिटर्मिनर से शुरू होगा, या पजेसिव एडजेक्टिव से, या आर्टिकल से। अगर आप न्यूज़पेपर या कुछ भी पढ़ रहे हो, प्रेपोजिशन, डिटर्मिनर, पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल आ जाए तो देखो कि इसके तुरंत बाद या फ्रेज का अंतिम शब्द कौन सा है, तो वहां से वहां तक का मीनिंग निकालना है। वो सारे फ्रेज होते हैं, क्योंकि वो फ्रेज जो होते हैं उनके अंदर अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, उनकी अपनी वर्ब नहीं होती, उनका अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब नहीं होती, वो शब्दों का समूह फ्रेज कहलाता है। ठीक है ना। तो इनके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, इनके लिए एग्जांपल ले लें। तो देखो, ये शब्दों का समूह ये फ्रेज है, ये शब्दों का समूह ये फ्रेज है, ये शब्दों का समूह ये फ्रेज है। तो भाई शुरू किससे हुआ, प्रेपोजिशन से, ये शुरू किससे हुआ, आर्टिकल से, ये शुरू किससे हुआ, डिटर्मिनर से। तो इनके तुरंत बाद या फ्रेज का अंतिम शब्द, तो इन ए वेरी लग्जूरियस फ्लैट। तो अगर ये प्रेपोजिशन से शुरू हुआ या आर्टिकल से भी शुरू होता तो फ्रेज का अंतिम शब्द हो गया फ्लैट नाउन। तो अब ये नाउन है, तो फ्लैट्स कैसे हैं, फ्लैट जी लग्जूरियस है। तो बेटा जी नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव। अरे एडजेक्टिव की एक पहचान ये OUS से जो शब्द होते हैं वो लोग क्या कहते हैं, जो OUS पर कोई वर्ड ख़त्म हो रहा है तो ये प्रीफिक्स है। अगर किसी वर्ड का जो प्रीफिक्स है वो OUS है तो वो एडजेक्टिव है। तो भाई फ्लैट कैसे हैं कि जी वो लग्जूरियस हैं, तो ये एडजेक्टिव। कितना लग्जूरियस, तो लग्जूरियस एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को डिफाइन करने वाला वर्ड एडवर्ब, तो जी वेरी लग्जूरियस। तो वेरी जो विशेषता बता रहा है वो लग्जूरियस की, वेरी जो डिफाइन कर रहा है, जो मीनिंग या इंटेंसिटी बढ़ा रहा है किसकी, लग्जूरियस की। लग्जूरियस किसकी विशेषता बता रहा है भाई, नाउन की। तो नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला वर्ड एडवर्ब। और या फिर कोई प्रेपोजिशन या आर्टिकल से कोई फ्रेज शुरू होता है, शब्दों का समूह शुरू होता है, तो अंतिम शब्द नाउन होगा। अब या फिर तुरंत बाद, तो ये प्रेपोजिशन से शुरू हुआ इन, तो उसका अंतिम शब्द या तो तुरंत बाद या फिर अंतिम शब्द। तो यहाँ पर अंतिम शब्द और यहाँ पर उसके तुरंत बाद, तो भैया जी प्रेपोजिशन आया तो नाउन आना जरूरी है कि प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, और प्रेपोजिशन से पहले सिर्फ क्या, प्रेपोजिशन के बाद सिर्फ नाउन प्रोनाउन, और प्रेपोजिशन से पहले नाउन प्रोनाउन से पहले प्रेपोजिशन। यही बात यहाँ पर इस आर्टिकल से शुरू है तो फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन हो गया। तो कहता है कि माई ब्रदर इज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। तो मैन कौन है, तो मैन कैसा है, तो कह रहे जी हार्ड वर्किंग। तो मैन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। और जब बेटा एडजेक्टिव ING फॉर्म में होता है, जब एडजेक्टिव ING फॉर्म में होता है तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये हार्ड वर्किंग जो हुआ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कि क्या हार्ड वर्कर नहीं होता कोई भी, हार्ड वर्कर कोई वर्ड नहीं होता, हार्ड वर्किंग होता है, हार्ड वर्किंग मैन, हार्ड वर्कर मैन नहीं होगा। तो क्योंकि ये ING फॉर्म है एडजेक्टिव, तो भाई अब कितना, तो ये एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव जब ING फॉर्म में आए तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये हार्ड वर्किंग, तो हार्ड वर्किंग कौन है, मैन। मैन क्या है, नाउन। नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। और जी हार्ड वर्किंग, कितना हार्ड वर्किंग, उसने कहा वेरी। तो ये वेरी मैन नहीं कह रहा है, वेरी मैन नहीं कह रहा है, वेरी हार्ड वर्किंग कह रहा है, और हार्ड वर्किंग मैन कह रहा है। तो मैन कैसा है, हार्ड वर्किंग, इसलिए ये एडजेक्टिव है। और कितना हार्ड वर्किंग, एडजेक्टिव को डिफाइन करने वाला वर्ड ये भी ये एडवर्ब है। क्लियर हो गया होगा। फिर देखो मैं आपके पास आता हूं इसे और समझाकर। मैनी अनवांटेड डिजीजेज एंटर्ड इंडिया, की कई अनवांटेड डिजीज जो है इंडिया में एंटर कर चुके हैं। तो उसने बोला मैनी डिटर्मिनर है, तो उसके तुरंत बाद ये फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन। तो अंतिम शब्द क्या हुआ, डिजीज। तो डिजीज नाउन पहचान में आ गया। और डिजीज कैसा है जी, अनवांटेड है। तो डिजीज कैसा है, वो अनवांटेड है। तो अनवांटेड है तो भैया जी डिजीज नाउन है, नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन अगर एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में हो तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। देखो ये एडजेक्टिव है लेकिन ये ING फॉर्म में है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये भी एडजेक्टिव है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में के रूप में, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। क्लियर हो गया। अब मैं आपके सामने आ रहा हूं, अपनी क्वेरी करिए, इतना समझ में आया कि नहीं आया।
मुझे रिप्लाई कीजिए बेटा, इतना क्लियर है कि नहीं? वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। क्लियर है ना? यस या नो तो बोल दो बेटा। हाँ क्लियर है। अंकिता जी ने अब एंट्री मारी है, चलो कोई ना, देर आए दुरुस्त है। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं बेटा। क्लियर नहीं हो तो लिखकर बता देना, या जैसे भी बोल करके सर दोबारा समझा तो मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। थर्ड पॉइंट, नाउन को आइडेंटिफाई करने का थर्ड पॉइंट, द आंसर ऑफ व्हाट इज ऑलवेज ए नाउन। कि आप वर्ब में व्हाट से क्वेश्चन पुट करो तो चाहे सब्जेक्ट के स्थान पर आंसर आए, चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पर आंसर आए, व्हाट से क्वेश्चन पुट करने पर जो आंसर में आएगा वो हमेशा नाउन होगा, चाहे वो एक शब्द में आए या शब्दों के ग्रुप में आए, चाहे वो एक वर्ड में आए या वर्ड्स का ग्रुप हो। तो मतलब चाहे वर्ड हो, चाहे क्लोज हो, चाहे फ्रेज हो, वर्ड के आंसर में आने वाला वर्ड नाउन होगा। एक शब्द में है तो नाउन, शब्दों का समूह है तो नाउन फ्रेज और या फिर नाउन क्लोज होगा, नाउन फ्रेज या फिर नाउन क्लोज होगा, ठीक है। कैसे? राम लर्न्स व्हाट, तो राम लर्न्स व्हाट, तो राम क्या सीखता है भाई? तो उसने कहा राम क्या सीखता है? राम इंग्लिश सीखता है। तो मीन्स इंग्लिश जो है इस लर्न का ऑब्जेक्ट हुआ, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन, तो नाउन पहचानने का एक तरीका और व्हाट के आंसर में आने वाला वर्ड नाउन होगा, चाहे वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। और भाई ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहे तो ऑब्जेक्ट भी तो नाउन होता है, और चाहे फिर वो सब्जेक्ट के स्थान पर आए तो भी नाउन होगा। तो यहाँ पर भी वैसे जैसे यहाँ पे इसको छोड़ता हूँ, अभी मैं अभी बताता हूँ, इस पे आते हैं कि भाई व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आंसर में आया ऑनेस्टी, तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया। तो सेंटेंस में चाहे कोई ऑब्जेक्ट के स्थान पर चाहे सब्जेक्ट के स्थान पर, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है? नाउन। और वो नाउन अगर वर्ड से क्वेश्चन पुट करोगे तो आंसर चाहे सब्जेक्ट में आए और चाहे ऑब्जेक्ट में, वो नाउन होगा। तो ठीक यहाँ पर ये हो गया नाउन। ये कह रहा है एवरीवन शुड लर्न, तो एवरीवन शुड लर्न हर किसी को सीखना चाहिए। तो यहाँ पूछता है व्हाट, क्या सीखना चाहिए? तो आंसर में आया इंग्लिश, तो व्हाट के आंसर में आया तो नाउन इंग्लिश हो गया। नाउन जो है वो इंग्लिश जो है वो नाउन हो गया। तो नाउन को पहचानने का तीसरा तरीका, व्हाट से क्वेश्चन पुट करने पर जो आंसर में आएगा वो नाउन होगा, ठीक है। देख लो, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर इंजूरियस टू हेल्थ। तो हम वर्ब में क्वेश्चन पुट कर रहे हैं व्हाट आर इंजूरियस टू हेल्थ, हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं व्हाट आर इंजूरियस टू हेल्थ, तो आंसर में आता है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। व्हाट आर इंजूरियस टू हेल्थ, हेल्थ के लिए क्या इंजूरियस है? तो आंसर में आया स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। तो अब यहाँ पे देखो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग सेंटेंस में इस आर वर्ब का सब्जेक्ट बन रहे हैं, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन हो गया, तो ये नाउन है। अभी मैंने आईएनजी फॉर्म हार्ड वर्किंग मैन बताया था, तो हार्ड वर्किंग में आईएनजी आया था, मैंने उसे एडजेक्टिव बोला तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला। तो बेटा आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करेगी तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आईएनजी फॉर्म है किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ पर जो आईएनजी फॉर्म है किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट, आर वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है और सब्जेक्ट नाउन होता है। तो बेटा यहाँ पर आईएनजी फॉर्म जो है वो नाउन का काम कर रही है, और बेटा आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करती है उसे जरंड कहते हैं। तो हार्ड वर्किंग वहाँ एडजेक्टिव था तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल था, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग जो है वो जिरंड है तो वो नाउन है। तो पहला पॉइंट इसका यही है जो मैंने बताया कि पहला पॉइंट, प्रोनाउन इज यूज्ड, प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ ए नाउन, नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन को इस्तेमाल किया जाता है। तो कैसे? लेट्स सी। हमने बोला रमेश इज वेरी इंटेलिजेंट एंड रमेश इज माई बॉसम फ्रेंड। एक बात बोलूं कि मैंने बोला कि ये गलत है, तो गलत मैंने ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है, मीनिंग वाइज गलत नहीं है। रमेश इंटेलिजेंट है और रमेश मेरा दोस्त है, रमेश इंटेलिजेंट है, रमेश मेरा दोस्त है, तो बेटे जो रमेश ही जो इंटेलिजेंट है वही मेरा दोस्त है, तो सेंटेंस गलत थोड़ी है, ये गलत थोड़ी है सेंटेंस, सेंटेंस गलत थोड़ी है। लेकिन ग्रामेटिकल क्या कहते हैं, ग्रामेटिकली गलत है, ये मीनिंग वाइज गलत नहीं है, मीनिंग इसका बिल्कुल ठीक है, मीनिंग इसका बिल्कुल ठीक है, मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फिर भी गलत है। क्यों? ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। आपको छोटा सा बात बताता हूँ, अगर स्पोकन कर रहे हो ना तो इतना ग्रामर नहीं सोचना होता। मैं अभी स्पोकन का बैच चलाऊंगा, अभी मतलब 15 अगस्त से आ जाएगा शायद, उससे पहले टेट का बैच आ रहा है,
और उससे पहले पहले मेरी ऐप आएगी। तो जब तक ऐप नहीं आएगी कोई बैच आएगा नहीं, ये तो मेरा प्रॉमिस है। ऐप के ऊपर लगा हुआ हूँ मैं ज़बरदस्त तरीके से। अब देखते हैं कि जब तक ऐप नहीं आएगी मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। तो मेरा जो ऐप के बाद जो बैच आएगा टेट के बाद जो स्पोकन, तो स्पोकन के अंदर भी मैं ना आपको जैसे अगर डेमो रखूंगा तो डेमो में बैठ जाना आप। तो अब देखना, तो मैं बताऊंगा कि ज़्यादा ग्रामर से हम इंग्लिश को मतलब स्पोकन नहीं कर पाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में अगर ग्रामर करोगे, जितना डेप्थ में यहाँ बता रहा हूँ, अगर इतना डेप्थ में ग्रामर करोगे तो स्पोकन में दिक्कत आएगी। मतलब ये थोड़ा स्पोकन के लिए ना दिक्कत वाली बात होती है इतना ग्रामर सीखना। लेकिन यार सरकारी नौकरी करनी है तो इतनी ग्रामर करनी पड़ेगी, क्योंकि आती है एग्जाम में। क्योंकि अगर आप कोई एरर आया, आप मेरे से पूछोगे सर जी हमने तो आपको पैसे दिए हैं, अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि इसमें जो एरर आया हमें समझाओ, हमें आंसर नहीं उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो भाई फिर मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको उस बात को उसी तरीके से बताऊं जिस तरीके के लिए वो बनी है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से एरर आया है। तो यार उस बात को समझाने के लिए मुझे आपका ये लेवल रखना पड़ेगा, ये लेवल रखना पड़ेगा, तभी आपको वो एग्जाम में आने वाली जो क्या कहते हैं एरर हैं वो समझ में आ पाएंगे। लेकिन स्पोकन के अंदर आपसे कोई एरर नहीं पूछता कि अगर आप स्पोकन कर रहे हो तो एरर हो रहा है कि नहीं। मैसेज नहीं बिगड़ना चाहिए। स्पोकन कर रहे हो तो भाई इन सब चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं। रिपीटिशन कितनी भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सी चीज़ें आगे पीछे कर लो बस, लेकिन जो भी बोल रहे हो उसका मीनिंग नहीं बिगड़ना चाहिए। तो जब स्पोकन करते हैं तो मीनिंग एकदम ऐसा कि जो आप बोलना चाहते हो वही निकल जाए। लेकिन ग्रामर जब कर रहे हो तो मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए इंग्लिश बनी ही क्यों है, ये नाउन शब्द का जन्म ही कैसे हुआ है, ये चीज़ें क्या काम कर रही हैं, फिर एक एक करके समझना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला यहाँ पर रमेश इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड रमेश इज़ माई बॉसम फ्रेंड। तो दोनों जगह मैंने 2 बार रमेश को रिपीट किया। तो मीनिंग निकालो, मीनिंग वाइज है बिल्कुल ठीक है, मतलब स्पोकन कर रहे हो कोई मना नहीं करेगा कि ये गलत है सही है। लेकिन अगर फिर वही सरकारी नौकरी या ग्रामर की बात करते हैं तो भाई रमेश जो आया, रमेश और रमेश रिपीट हो गया। तो अब ये रमेश रिपीट हुआ तो इसकी जगह पर हमें जो शब्द रखना पड़ेगा वो प्रोनाउन। अब दूसरी बात, ये सेंटेंस जो है कि एंड के बाद आया तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इस का सब्जेक्ट है, तो हमें भी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस ही रखना पड़ेगा। तो रमेश जो है यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर है तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट ही रखूंगा। और अगर आपने यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह हिम लिख दो, हिम इज़ माई बॉसम फ्रेंड, तो गलत हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस गलत। कि सब्जेक्ट के स्थान पर रिपीटिशन हो रही है तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के स्थान पर रिपीटिशन होती है ऑब्जेक्टिव केस, और अगर पॉजेसिव के स्थान पर अगर आपकी रिपीटिशन हो रही है तो पॉजेसिव केस। एक और देखो इसी बात को समझने के लिए, इफ़ यू रीड दिस नॉवेल, अगर तुम इस नॉवेल को पढ़ोगे, यू विल लाइक दिस नॉवेल। तो यहाँ पर दिस नॉवेल और दिस नॉवेल ये पूरा फ्रेज आपका क्या कहते हैं रिपीट हुआ। दिस नॉवेल 2 शब्द हो गए तो फ्रेज हो गया ना बेटा। तो अब क्या कहते हैं दिस नॉवेल और दिस नॉवेल से रिपीट हो गया। तो भाई अब पहला क्या कहते हैं नाउन जो है, नाउन फ्रेज, उसको हम सही मान के दूसरे में ही गड़बड़ मानते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिलहाल ऐसे मान के चलो जो पहले होगा वो सही होगा, जो बाद वाला होगा वो गलत होगा। तो उसको हटाकर अब हमने यहाँ पे इसको हटाकर इसकी जगह पर इट लिख दिया। तो इट यहाँ पर लाइक, देखो विल लाइक, यहाँ पर क्या बताया कि विल लाइक, तो विल लाइक जो है वो वर्ब हो गया। तो ये वर्ब के इफेक्ट को सहन कर रहा है, तो मीन्स ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्टिव केस देना पड़ेगा। तो इट ऑब्जेक्टिव केस है और ये प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन के स्थान पर आ रहा है इसलिए प्रोनाउन है, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस। अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ, इसको ज़्यादा ध्यान से सुनना। अब जो बता रहा हूँ ये ज़्यादा ध्यान से सुनना, वरना आगे दिक्कत होगी। क्योंकि इस टाइप के मतलब आप अब तो हमारा पहली बार तो बता नहीं रहा हूँ मैं, ये मैं पहली बार तो बता नहीं रहा हूँ, ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ और न्यूज़पेपर में आपने देखा भी होगा और मैंने कितनी बार पढ़ाया है। तो ध्यान से अब तो समझ में आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी ध्यान दो। आई नो द मैन, मैंने कहा आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर इतना फुल स्टॉप कर दूँ तो दूसरा बंदा बोलेगा आई नो द मैन, जैसे बोला कि भाई आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ, तो दूसरा बोलेगा भाई किस आदमी को जानता है। तो उसने बोला द मैन, वो आदमी, कि वो आदमी जो क्या कहते नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, क्या कहते जो कभी सच बोलता ही नहीं है। आई नो द मैन नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, जो कभी सच नहीं बोलता, मैं उस आदमी को जानता हूँ। तो पॉइंट इज, अब यहाँ पर द मैन और द मैन रिपीट हो गया भाई, द मैन और द मैन रिपीट हो गया। तो यहाँ पर बात आती है कि भाई अब इस द मैन और द मैन को रिपीट कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि अब ये जो द मैन है यही सच नहीं बोलता। तो मीन्स यार ये तो इस नो का ऑब्जेक्ट हुआ। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट हुआ तो यहाँ पे क्या मैं इसकी रिपीटिशन को खत्म करने के लिए ऑब्जेक्टिव केस लिख दूं, तो क्या मैन के लिए मैं यहाँ पर हिम लिख दूं। तो फिर यहाँ पर बात आती है यार आप हिम लिख नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि भाई ये स्पीक्स का तो सब्जेक्ट भी है ना, यही मैन नो का तो ऑब्जेक्ट है और स्पीक्स का ये सब्जेक्ट है।
तो यार अब करें क्या? तो अब एक वर्ड, एक जो नाउन है वो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी बन जाए, ऑब्जेक्ट भी बन जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भाई यहां पर हमने क्या करा, इसे ऑब्जेक्ट मानकर इसका एक हमने फोटोकॉपी करके यहां रख दिया, द मैन। अब इसकी फोटोकॉपी करके यहां रख दिया और इसको बना दिया इसका सब्जेक्ट। मींस ये जो मैन है ये यही मैन है, लेकिन ये वाला जो मैन है अब इस नो का तो सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन अब ये वाला जो मैन है जो हमने फोटोकॉपी करके रखा है इस स्पीक्स का सब्जेक्ट बन गया। अब ये सब्जेक्ट बन गया, लेकिन एक दिक्कत आई कि भाई अब रिपीटिशन हो गई, तो अब करें क्या? तो उन्होंने कहा रिपीटिशन हो गई, करें क्या? क्योंकि ये जो नाउन है ये तो ऑब्जेक्ट है और ये नाउन ये सब्जेक्ट हो गया, अलग अलग तो कर दिया, मतलब बिल्कुल ठीक हो गया। क्योंकि अगर हम इसे हटाकर सेंटेंस को लिखते तो भाई एक ही मैन इसका ऑब्जेक्ट और उसका सब्जेक्ट नहीं बन सकता था। तो अब हमने यहाँ पे क्या करा, अब ये सेंटेंस के सेंस को देने के लिए हमने यहाँ पर हु रख दिया, इस दूसरे वाले मैन की जगह पर हमने हु रख दिया, दूसरे वाले मैन की जगह हु रख दिया। तो भाई यहाँ पे ये जो नाउन था, नाउन की रिपीटिशन किसने खत्म करी? हु ने। तो भाई सीधी सी बात है, नाउन की रिपीटिशन को जो खत्म करेगा वो प्रोनाउन होगा, तो हु यहाँ पर प्रोनाउन हो गया। और भाई जब हु प्रोनाउन हुआ और ये जो हु है इस स्पीक्स का सब्जेक्ट है, और ये जो हु है ये मैन ही है। कि आई नो द मैन, कौन आदमी? कह रहा जो, तो ये जो कौन है? ये जो तो ये मैन ही है ना भाई। तो इसका हमने पहले तो डुप्लीकेट कॉपी रखी, लेकिन भाई डुप्लीकेट कॉपी काम करेगी नहीं, तो यहां पर हमने इस बंदे को रखा, तो ये प्रोनाउन हुआ क्योंकि नाउन की रिपीटिशन को खत्म कर रहा है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट भी हुआ। तो इसे आप प्रोनाउन भी कह सकते हो, हु को समझ लो, हु को प्रोनाउन भी कह सकते हो, हु को सब्जेक्ट भी कह सकते हो। और बेटा जब हु इस तरीके से दो सेंटेंस को जोड़ता है तो उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, इसे कहते हैं रिलेटिव, इनके अंदर रिलेशन बताने का काम कर रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन भी हुआ। और इसका चौथा नाम और सुन लो, हु यहाँ कंजंक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पर वो आई नो द मैन इस क्लोज को और हु नेवर स्पीक द ट्रूथ इस क्लोज को भी तो कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ये कंजंक्शन भी है, यहाँ पर ये कंजंक्शन भी है, प्रोनाउन भी है, सब्जेक्ट भी है और रिलेटिव प्रोनाउन भी है। हमने बोला दिस इज द डॉग, यार ये तो वो डॉग है, कह रहा कौन सा डॉग है? द डॉग बार्क्स एट मी। चलो इसमें एक चीज़ और क्लियर कर दूं, आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं, कि कौन सा आदमी? तो आदमी को डिफाइन कर रहे हैं हु नेवर स्पीक्स द ट्रूथ। यार ये हु नेवर स्पीक्स द ट्रूथ ये मैन को डिफाइन कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है कि नहीं? हु नेवर स्पीक्स द ट्रूथ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और जब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो जब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो बेटा इसके अंदर अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब है, तो एडजेक्टिव क्लॉज भी हुआ, ये एडजेक्टिव क्लॉज भी है, इसे भी समझ लो, ठीक है ना? दिस इज द डॉग बार्क्स एट मी, कहता है ये वो कुत्ता है। कह रहे कौन सा कुत्ता है भाई? कि जो मुझ पर भौंकता है। तो भाई बात आती है, अगर मैं यहां पर ये द डॉग ना लगाऊं तो क्या बनेगा? दिस इज द डॉग और द डॉग बार्क्स एट मी। फिर समझो, दिस इज द डॉग, तो यहां पर इज बी आया तो बी की बात आई, तो ये जो डॉग है वो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट नाउन, क्योंकि ये जो नाउन है वो फिर वो कॉम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि बी की फॉर्म के बाद जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर जो ये डॉग है कॉम्प्लीमेंट है इस बी की फॉर्म का, ठीक है? तो क्लियर हो गया। तो अब मैं बोलता हूं दिस इज द डॉग, अब यही जो डॉग है डॉग्स बार्क्स एट मी, तो जो डॉग है ये इसी उस डॉग की तरफ ही तो इशारा कर रहा है जो डॉग भौंकता है, तो मींस इस बार्क्स का सब्जेक्ट भी तो यही डॉग है और इस बी का कॉम्प्लीमेंट भी। तो भाई या तो आप सब्जेक्ट बनाओगे या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, मतलब उसे एक चीज तो रख नहीं सकते, डॉग को या तो आप कॉम्प्लीमेंट बनाओगे और या फिर सब्जेक्ट, दो चीज तो रख नहीं सकते। तो हमने क्या करा, इस डॉग को तो इस बी का कॉम्प्लीमेंट रहने दिया और इसकी एक फोटोकॉपी करी, एक फोटोकॉपी करके एक और द डॉग लिख दिया, यही वाला डॉग, इसी डॉग की फोटोकॉपी करी, ये डॉग भी वही है और ये डॉग बार्क्स एट मी। अब ऐसा करने से अब ये जो द डॉग है ये कॉम्प्लीमेंट बन गया, अब ये द डॉग जो है वो सब्जेक्ट बन गया, एक कॉम्प्लीमेंट बन गया एक सब्जेक्ट, क्योंकि आप कॉम्प्लीमेंट को ही एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बना सकते, आपको दो अलग अलग चाहिए होंगे, तो हमने दो अलग अलग लिख दिए। लेकिन दो अलग अलग लिखने से सेंटेंस ऑड बन गया, मतलब क्या हुआ, मीनिंग तो क्लियर हो गया कि ये जो डॉग है वही डॉग है, लेकिन द डॉग बोलने से स्पीच ऑड हो गई, खराब लग रही है। तो अब इस डॉग को आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो इस डॉग को जो हमने रिमूव किया वो किया हमने दैट से रिमूव कर दिया, कि इंसानों के लिए हम हु लगाते हैं, ऊपर किसी इंसान की बात थी तो हमने हु लगा दिया था मेरे बच्चे, यहाँ पे इंसान की बात थी तो हु लगा दिया, लेकिन नीचे जानवर की बात है, जानवर या नॉन लिविंग के लिए हम दैट या विच लगाते हैं, तो फिलहाल दैट का यूज है, विच भी बाद में बताएंगे कभी। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, नॉन लिविंग है, डॉग है, यहाँ पे हु नहीं लगा सकते तो हमने दैट लगाया। तो भाई ये द डॉग जो है नाउन है,
तो नाउन को जो रिप्लेसमेंट करेगा, नाउन को जो हटाएगा, तो दैट भाई प्रनाउन हो गया ना। क्यों? क्योंकि द डॉग को उसने रिप्लेस कर दिया, द डॉग को हटा दिया, तो ये प्रनाउन है। और भाई ये जो दैट है इस वक्त इस बार्क्स का तो सब्जेक्ट हुआ, इस बार्क्स का तो सब्जेक्ट है, तो ये प्रनाउन, ये सब्जेक्ट भी है, लेकिन इसको और इसको ये कनेक्ट भी कर रहा है, तो ये कंजंक्शन भी है। तो जब इस तरीके से दैट प्रनाउन और सब्जेक्ट और कंजंक्शन का काम करेगा तो उस वक्त उसे रिलेटिव प्रनाउन कहेंगे। वहां पर ऊपर हु रिलेटिव प्रनाउन था, यहां पर दैट जो है वो रिलेटिव प्रनाउन है। अब एक चीज और समझ लो, दिस इज द डॉग, यही वो कुत्ता है। दूसरे ने कहा कौन सा कुत्ता है ये, कि यही वो कुत्ता है। कौन सा कुत्ता? तो उन्होंने कहा जो मुझ पे भौंकता है यार। तो पॉइंट इज दैट बार्क्स एट मी, ये किसका? ये इस डॉग का ही तो डिस्क्रिप्शन है, ये इस डॉग का डिस्क्रिप्शन है। अगर ये इस डॉग का डिस्क्रिप्शन है तो ये एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव में ये सब्जेक्ट और ये वर्ब आया, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ कि नहीं हुआ?